गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या बात है, आज बहुत कम बच्चे हैं। गुड इवनिंग स्नेहा। रैपिड फायर चल रहा है। अच्छा, कल तुम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट भी है। तुम लोगों की करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसी है वैसे? कल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही टेस्ट है ना? अच्छा, एक चलो कल के टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे हम लोग करेंगे। ये सपोज कर लो 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुझे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। बोल के बताना, चैट करके मत बताना। 3.33 या 10/3। 10/3। हाँ, कितना बताया तुम लोगों ने? इसको किया कैसे देखो। 10/3। मैं दो चीजें कल के पेपर के लिए बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग अपना यूजुअल शुरू करते हैं। इसको करने का फॉर्मूला ये होता है ना? तो इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, तुम लोगों की जितने भी फास्ट कैलकुलेशन होगी थोड़ा सा उससे जल्दी कर लोगे, बट बेसिक यही है।
15/50 है, तो 3/10 आ गया होगा रेजिस्टेंस तुम लोगों को। सबका सही आया होगा, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था। सर बट आने के विजिटर भी इसका कोई ट्रिक है सर? अभी बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं करते हैं, कई छोटी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। तुम इसको ऐसे याद रखो, R = R1 R2/R1 + R2, यानी दोनों का प्रोडक्ट ऊपर और ये नीचे है, सम। तो अगर यू गो विद दिस पे तो सीधे लिख सकते हो 50/15, 10 × 5 और 10 + 5, और 10/3 ये बिल्कुल ओरल निकल आएगा। यहाँ से भी वही आ रहा है, 10/3 ही आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज तो आ नहीं रही। अच्छा, दूसरी चीज तुमने पूछी, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना? पोटेंशियोमीटर भी है। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की भी एक टेक्निक है, फॉर्मूला भी है। पहले एक अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनाते हैं। ये बना लिया हमने। ये 10 है, ये 5 है। सपोज ये 5 है, ये 10 है, और ये फिर 10 है, और मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको करने का मेथड तो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक ऐसा टूल है मेरे पास जिससे सब क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा तरीका इसका एक होता है डेल्टा स्टार मेथड। ये कई लोगों ने पढ़ा भी होगा डिफरेंट कोचिंग्स में। कितने लीजिए? और इसको बहुत ही चाव से लोग बताते हैं, तो इसको करने का तरीका डेल्टा स्टार से अगर करते हैं तो किसी भी एक स्टार को, स्टार का मतलब होता है ट्रायंगल, जैसे मान लो ये ABCD, तो ABD ट्रायंगल ले लिया मैंने। और ये ट्रायंगल डेल्टा कहलाता है, बीच में एक पॉइंट ले लिया, इसको स्टार कहते हैं। तो अब आपको करना यह है कि इन सब की वैल्यू रख देनी है, और वैल्यू रखने का तरीका भी हम बता देते हैं। जैसे ये लिखना है तो इसके अगल बगल वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, और सिमिलरली ये सर आवाज नहीं 10 आ रहा है।
है? आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ अब आ रहा है सर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 10, और तीनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो ये 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसको लिखना है तो अगल बगल वालों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 5, और तीनों को जोड़ दो 25, तो ये 2 आ गया। तो आप क्या करो, इसको डेल्टा को स्टार से बदल दो। तो तुम्हारे पास ये 4 आया था और ये दोनों 2 आए थे, तो मेरे पास ये सर्किट कुछ ऐसा बन गया। 4, ये इसको छोड़ दिया, डेल्टा तो चला गया, 4 2, और फिर ये 2, और ये भी चला गया है, ये आ गया 5, ये आ गया 10, और ये ऐसे बन गया। अब इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रजिस्टर्स हो जाएगा 2, ये है 6, और ये है 12, दोनों सीरीज, सॉरी, ये है 5 + 4 9, और ये है 12, तो 9 इंटू 12 ऊपर, और 9 + 12 यानी 21 नीचे। तो आ जाएगा 2 प्लस, अब इसको 3 से काट भी सकते हैं, 36/7। तो 2 प्लस 7 × 5 = 35, 1 बचा, 7 एकदम 7, 3 बचा, तो ये 7.14 इसका रेजिस्टेंस आ गया, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं करी है तो। ठीक, अच्छा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तुम लोग इससे भी जल्दी कर सकते हो। अब इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच देख लो, ये था 10, ये था 5, ये था 5, और ये था 10, और ये था 10। ठीक, तुम लोग एक काम किया करो, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसको 2 बार कैलकुलेट कर लो, एक बार इसको छोड़ दो, तो ये 10 5 हो गया, ये 5 10 हो गया, हालांकि ये बैलेंस नहीं है लेकिन तब भी छोड़ दो, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7.5, 15 और 15 का हाफ 7.5, और एक बार तुम लोग इसको ऐसे शॉर्ट कर दो, 5, ये ओरल हो जाता है, बस बताने में देर लगती है, एक बार ओपन कर दो, एक बार शॉर्ट कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये जो है ये दोनों तो एक पॉइंट पे हो गए, तो 10 और 5 पैरेलल में है, तो 10 और 5 का पैरेलल कितना हुआ, 10 और 5 का पैरेलल हो गया 50/15, और प्लस ये भी 5 और 10 पैरेलल में है, ये भी 50/15 हुआ, तो ये टोटल हो जाएगा 100/15, तो 20/3, 5 से काट दे रहे हैं, और 20/3 होता है 6 पॉइंट, अब 2 बचा है 6.67, तो ये तुम्हारा जो ये ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस है, और ये क्लोज सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट।
अब यहाँ पे बेसिकली क्या था, ना तो ये ओपन था, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस भी नहीं था। ओपन का मतलब इनफाइनाइट और शॉर्ट का मतलब जीरो। यहाँ पे तो फाइनाइट था, तो इसका रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा और ज्यादातर इसके क्लोज होता है। तो आप देखो हमारा जो एक्चुअल रेजिस्टेंस आ रहा था 7.14 आ रहा था, तो 7.14 इनके बीच में है, इससे ज्यादा है इससे कम है। तो वहां तो ऑप्शन में तुम्हारे पास 4 वैल्यूज दी होंगी, तो जो इनके बीच वाली वैल्यू हो उसी को टिक कर देना, तुम्हारा आंसर जल्दी से सही हो जाएगा। और कई बार तो इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लगभग इसी के बराबर आता है। तो ये सबसे ज्यादा शॉर्ट मेथड है, इट इज द शॉर्टेस्ट। अब जैसे एक और लेते हैं, 2, 3, 4 और 5 ये है, और बीच में मान लो 1 ओम लगा दिया। अब इसका इक्विवेलेंट लेना है तो बहुत सिंपल है, एक बार इसको छोड़ दिया तो ये बनेगा 5 और 9, 2 और 3 सीरीज 5, 4 और 5 सीरीज 9, और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 5 इंटू 9/14, तो 95/14। अब 90/14 कितना होता है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिक्स 6.78 आ रहा है। अगर और एक्यूरेट चाहिए, लगभग इतना ही होगा, और एक्यूरेट चाहिए तो एक बार इसको शॉर्ट कर दो, तो बन गया 2 और 4 पैरेलल में है, तो 2 और 4 पैरेलल में है तो 8/6, और फिर 3 और 5 पैरेलल में है तो 15/8। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, तो 8 24 हो जाएगा, 24 6 चौको 24, 8 चौको 32, 8 3 24, 15 3 45, 5 2 7 और 4 3 7, 77/24। तो 77/24 कितना होगा, 77/24, और ये 3.20 होगा। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के बीच में कुछ होगा और इसके ज्यादा क्लोज होगा। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे और तुम देखना एक ही ऑप्शन इनके बीच में होगा, उसको टिक कर देना। सर और वो 95 नहीं होगा, 45 होना चाहिए। हाँ, एक मिनट, ये 45 होगा, तो 45/14, 3.21, 3.21। तो एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका 3.21 और 3.20 के बीच में होगा, और बीच में कोई भी ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर सकते हो, ठीक है ना। 3.25 ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड, और इसको वेरीफाई कर सकते हो आप किसी भी तरीके से, निकाल लो किरचॉफ लॉ से, स्टार डेल्टा लगा करके आंसर हमेशा। इस एक्चुअली ये दो एक्सट्रीम केसेस हमने ले लिए हैं, तो रेजिस्टेंस इनके बीच में होना ही है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर टीचर को ये दिमाग में नहीं है कि बच्चे ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, तब वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे इनके बीच में 2-3 ऑप्शन दे देते हैं तो सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन वो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, नीट में ऐसा नहीं होता है, बड़े आराम से इससे आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक तुम्हारे पूछने पे बता दिया। एक हम अपनी ट्रिक बता रहे हैं। सपोज ये 10 ओम का
10 वोल्ट का सेल है और ये 5 ओम है और ये एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और ये एक मान लीजिए ये फिर 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर मान लीजिए कोई एक 5 वोल्ट का सर्किट है सेल है। और मुझे 10 ओम के थ्रू करंट निकालनी है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ये मेरा क्वेश्चन है। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये तो किरचॉफ्स लॉ से किया जाता है, देखो करके। तो देखो किरचॉफ्स लॉ से तो आप लोग कर लोगे, मैं बता देता हूँ क्योंकि रिजिड बॉडी भी करानी है। इसको तुम नोड वोल्टेज मेथड से करो, वो ज्यादा सिंपल पड़ता है और बहुत जल्दी निकलता है। देखो ये 3 कॉमन पॉइंट है ना, इनका पोटेंशियल 0 मान लो, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 क्योंकि ये सेल है। यहाँ का वोल्टेज V मान लो और यहाँ पे तुम किरचॉफ्स का फर्स्ट 0.6 आएगा। हाँ यहाँ पे तुम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा दो। तो तीनों आउट इनकमिंग मान लेते हैं। ये I1 मान लिया, ये I2 मान लिया, ये I3 मान लिया। तो अब देखिए यहाँ से कैसे कि तीनों का सम 0 होगा, तीनों हमें इनकमिंग माना है। तो इनकमिंग माना है तो I1 कितना होगा, 10 माइनस V होगा। तो 10 माइनस V अपॉन 5 प्लस 5 माइनस V अपॉन 5 और प्लस ये आउटगोइंग, ये दोनों इनकमिंग मानी है, ये आउटगोइंग मानी है। ओके, तो इक्वल टू V माइनस 0/10। जैसा माना वैसा कर लो। अगर इसको आउटगोइंग मानते तो V माइनस 10 लिखते, इनकमिंग माना है तो 10 माइनस V माना है, क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज जाती है। तो यहां से तुम्हारा पास हो जाएगा 15 माइनस 2V अपॉन 5 इज इक्वल टू V अपॉन 10। तो 5 से ये कट भी जाएगा, तो 30 माइनस 4V इक्वल टू V। तो 5V इज इक्वल टू 30, V इज इक्वल टू 6 आ गया। अब V इज इक्वल टू 6 है, तो अगर तुम्हें इसके थ्रू करंट निकालनी है तो ये करंट कितनी थी, V माइनस 0/10 थी। V माइनस 0/10, तो V की वैल्यू 6/10, तो 0.6 एम्पियर की आउटगोइंग करंट हो जाएगी। तो इफ यू अप्लाई दिस ट्रिक नोड वोल्टेज एनालिसिस, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल में बताया जाता है,
तो जल्दी आंसर निकल जाते हैं। अब कोई एक और है, तो वो वीआई के फोन से अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है सर पोटेंशियोमीटर भी बता दीजिए। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में वैसे तो पूरा डिटेल्ड टॉपिक है और बहुत इजी है, और ज्यादातर जो कल के पेपर में पोटेंशियोमीटर है वो बिल्कुल बोर्ड लेवल के हैं, तो तुम लोगों के हो जाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ लो, 2-3 फार्मूले पढ़ लो। एक फार्मूला ये पढ़ लो कि अगर दो सेल हैं E1 और E2 और इनके नल पॉइंट्स L1 L2 हैं, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये पहला एप्लीकेशन होता है कि यहाँ पे पोटेंशियोमीटर वायर है और यहाँ पे दो सेल हमने E1 E2 लगा दिए और यहाँ पे कीज लगा दी, और ऐसे गैल्वेनोमीटर लिया और नल पॉइंट लिया। तो जब E2 को हटा दिया, E1 को क्लोज किया, तो नल पॉइंट L1 पे मिला। इसको हटा दिया, इसको लगा दिया, तो L2 पे मिला। तो इनके EMF का रेशियो 1:2 है। दूसरा तरीका, दूसरा ये रहता है कि एक सेल लिया और यहां से कोई एक रेजिस्टेंस भी लगा दी है, सपोज S, और एक की भी लगा दी यहाँ पे, और यहां से गैल्वेनोमीटर लिया और नल पॉइंट लिया। तो नल पॉइंट दो बार लेते हैं, एक बार की, ये की यहाँ नहीं लगाई, की यहाँ लगाई, ठीक। की इज ओपन, तो जब की ओपन होगा तो नल पॉइंट मान लीजिए L1 में मिला, और दूसरी बार लिया की इज क्लोज्ड, तो ये L2 पर मिला नल पॉइंट। तो जब ओपन होता है तो ये ई नापता है, और जब क्लोज होता है तो ये सेल के अक्रॉस पोटेंशियल, तब सेल करंट दे रहा होता है, तब वी नापता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का पूछा जाता है, तो आर ई अपॉन V-1 इसका फॉर्मूला होता है। तो आर तो ये वाला रेजिस्टेंस एस हो जाएगा, और साथ में ई अपॉन वी का रेशियो L1 अपॉन L2 माइनस हो। तो पोटेंशियोमीटर में कल के पेपर में इतने से काम चल जाएगा, और फिर उसको डिटेल में पढ़ना। सर बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल सर, मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में प्रॉब्लम है, फॉर्मूले नहीं याद है क्या? है। हाँ अब बेटा एक टर्म में तो इतना नहीं कराया जा सकता है, ये तो हमने ऐसे ही ले लिया। हमें तो आज रोटेशन भी पूरा करना है, क्योंकि कल फिर मिश्रा सर की क्लास लगी हुई है। पता नहीं पूरा भी हो पाएगा, नहीं तो आई हैव टू टेक रोटेशन आल्सो। कल का पेपर दो इतने से, देखें कैसा होता है, क्या होता है, फिर बताना। हम्म। तो हम लोग रिजिड बॉडी रोटेशन कर रहे थे, और रिजिड बॉडी रोटेशन में आपको मैंने टॉर्क लेना बता दिया था, और स्टैटिक्स ऑफ टॉर्क हमें जरा करना है। इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, कोई बॉडी होती है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, तो मुझे कुछ फोर्सेस या ये सब कैलकुलेट करने होते हैं। तो याद रखो कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो सिग्मा एफ बराबर भी 0 होगा और सिग्मा टॉर्क बराबर 0 होगा। यानी कि आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो वो 0 आएगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि
ये मान लीजिए एक बार है, ये एक रिजिड रॉड है, इसका मास m है, लंबाई l मान लेते हैं। एक स्ट्रिंग यहां से लटका दी, एक स्ट्रिंग यहां से लटका दी L/4 पे, ये मेरे पास रिजिड सपोर्ट है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। तो मुझे टेंशंस इन द स्ट्रिंग बतानी है, टेंशंस इन द स्ट्रिंग, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो आप मान लीजिए यूजुअल टेंशन T1 है और ये T2 है। रॉड का वेट मिडिल पॉइंट से लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, ये mg लगेगा मिडिल पॉइंट से, यानी यहां से L/2 पर। अब हमें दोनों टेंशंस बताने हैं, तो निकालना बहुत सिंपल है। फंडामेंटली ये है कि पहली बात तो सारे फोर्स बैलेंस होंगे। तो अगर रॉड का इक्विलिब्रियम देखें तो इस पे 3 फोर्सेस हैं, T1 और T2 अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू mg हो जाएगी। तो पहले तो आप फोर्स बैलेंस कर दिया करो इक्विलिब्रियम में, और फोर्स बैलेंस करना हम लोग सीख चुके हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स बराबर होंगे, उनका सम 0 होगा, वर्टिकल फोर्सेस बराबर होंगे, या एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स हो जाएंगे, वाई डायरेक्शन वाले और जेड वाले सब 0 हो जाएंगे। तो पहला तो ये लिख दिया। नाउ टेक टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। जब बॉडी बैलेंस है तो सोचना नहीं है, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लीजिए, उसका सम 0 कर दीजिए। दिक्कत तो तब होती है ना जब बॉडी रोटेट करने लगती है। तो जब बॉडी रोटेट करने लगती है तो टॉर्क हम 2 ही पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, या तो स्टेशनरी पॉइंट के अबाउट ले इनर्शियल फ्रेम में, मतलब जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, और या फिर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क ले। किसी और पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो कोई टेंशन नहीं है, फिर आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, इसके अबाउट भी टॉर्क ले सकते हो, इसके अबाउट भी ले सकते हो, इसके अबाउट भी ले सकते हो। तो जैसे हम मान लीजिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लें, इसको जहां से ये mg लग रहा है, तो mg का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, और T1 इसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और T2 नहीं, T1 घुमाएगा क्लॉकवाइज। यस, यहाँ पे फिक्स है, T1 ऐसे लग रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज वाले को प्लस, क्लॉक वाले को माइनस लिख के लिखो, या हम तो सीधे सीधे क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है? T1, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है इसके अबाउट, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो L/2, तो T1 इंटू L/2 बराबर T2 का टॉर्क, ये दूसरी तरफ घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो T2 और यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये थोड़ा सा ये लेंथ आएगी, और इस लेंथ को निकालने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कैसे? क्योंकि ये L/4 है, तो यहां से यहां तक 3L/4 है, और ये L/2 है, तो T2 इंटू 3L/4 माइनस L/2, ये निकल आया। अब L तो कैंसिल हो जाएगा,
और एल 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 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3/4 माइनस 1/2 यानी 2/4, तो T1/2 बराबर T2/4, तो T2 इज इक्वल टू 2T1 आ गया। तो नाउ दीज आर टू इक्वेशंस, पहला इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला, इन दोनों को सॉल्व कर लो, T2 की जगह 2T1 रख दो, तो T1 प्लस 2T1 इज इक्वल टू mg, तो T1 बराबर हो जाएगा mg/3 और T2 बराबर, अब चाहे इसमें रख दो तो 2mg/3 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास मतलब बेसिक तरीका है। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप पहले फोर्स बैलेंस कर दो और उसके बाद फिर टॉर्क को बैलेंस कर दो किसी भी पॉइंट के अबाउट। काम तुम्हारा जल्दी भी हो सकता है, जैसे अगर तुम मान लो यहाँ तो हमने जी के अबाउट टॉर्क लिया, लेकिन जैसे तुम अगर ए के अबाउट टॉर्क लो तो तुम्हारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर ए के अबाउट टॉर्क लेंगे तो mg घुमाएगा क्लॉकवाइज, T2 घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ए, तो mg इंटू L/2 और इज इक्वल टू T2 इंटू ये घुमा रहा है दूसरी तरफ, तो T2 इंटू अब ये वाली डिस्टेंस इधर L/4 थी तो ये 3L/4, तो 3L/4, तो T2 बराबर डायरेक्ट निकल आया 2mg/3, तो T1 भी निकल आएगा, तो आपके थोड़े से स्टेप कम हो जाएंगे। तो किसी भी सुटेबल पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। तो एनसीईआरटी में 3 तरीके के इक्विलिब्रियम डिस्कस किए गए हैं। एक तो यही रॉड वाला किया गया है, इट इज वेरी सिंपल, और एक बैलेंसिंग ऑफ मीटर स्केल दिया गया है। उसमें क्या होता है कि एक मीटर स्केल लेते हैं और उससे कई वेट लटका देते हैं और वो हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए। तो एक मीटर स्केल हम भी ले लेते हैं, ये एक मीटर स्केल ले लिया, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये पूरा मतलब एक, ये सब 10-10 सेंटीमीटर के मार्क्स हैं। 10 20 30 लिखना चाहिए था मुझे, तब यहाँ पे 100 आ जाता है, 1 मीटर की ये हो जाती, तो बार बार नहीं लिखेंगे, इंटू 10 लिख दिया। ये अब क्या किया जाएगा, इसको कहीं से बांध दिया जाएगा, ऐसे बांध दिया गया ये, और कुछ वेट वगैरह लटका दिया गया। तो एक वेट तो रॉड का हो जाएगा, मान लीजिए रॉड का मास m बराबर 2 kg है, तो रॉड का वेट यहां से नीचे लगेगा 2g, और एक हमने इधर से लटका दिया, मान लीजिए ये 4 kg का और लटका दिया। अब वो कहेंगे 9 kg से हम कितना मास लटकाएं कि ये रॉड बिल्कुल सीधी रहे, तो रॉड बिल्कुल सीधी रहे, और कहेंगे इस स्ट्रिंग में टेंशन भी बताओ, तो मान लिया स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो सीधी रहने का बिल्कुल सीधा सा मतलब है ये सारे फोर्स बैलेंस हो जाए। तो पहली बात तो T इज इक्वल टू 4g प्लस 2g और प्लस mg, ये तो फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें निकाल नहीं सकते क्योंकि mg नहीं, mb नहीं मालूम है, T भी नहीं मालूम है। दूसरा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, तो बेटर है इसी के अबाउट ले लो, तो ये दोनों घुमाएंगे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, और ये घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ये 4g, और 4g की यहां से डिस्टेंस देखो, ये 30 है, ये 70 है, तो 4g इंटू 40,
प्लस 2g इंटू ये 5 है, ये 70 है, इंटू 20 और बराबर mg, और इधर से लोगे तो ये 20। अब बस कैलकुलेट हो गया, g तो कट गया, तो 160 प्लस 40 इज इक्वल टू 20m, तो 200 इक्वल टू 20m, तो m इज इक्वल टू 10, यानी यहां पे तुम्हें 10 kg का वेट लटकाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ मीटर स्केल। मीटर स्केल शुड स्ट्रेट। और इसके बाद तीसरी वाली जो प्रॉब्लम होती है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो होता है बैलेंसिंग ऑफ लैडर। बैलेंसिंग ऑफ लैडर ये कई बार आई भी है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक वॉल ले लेते हैं और एक ग्राउंड ले लेते हैं। ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और यहाँ पर एक लैडर हमने लगा दी है ऐसे। सपोज ये थीटा एंगल पे है और मुझे इसको बैलेंस करना है। तो सपोज लेट बोथ आर स्मूथ, लेट वॉल एंड ग्राउंड बोथ आर स्मूथ, दोनों ही, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या ये बैलेंस हो सकती है? क्या ये थीटा डिग्री, थीटा की कोई भी वैल्यू लो, उस पे ये बैलेंस ले सकती है? रॉड के बारे में बता दें, रॉड हमारी बहुत सिंपल होती है। रॉड यूनिफॉर्म है, इसकी लेंथ L है और मास M मान लिया। ये बैलेंस नहीं रह सकती है, क्योंकि अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो देखो इसमें फोर्स कौन कौन से लगेंगे। एक इधर वॉल का नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसको हम NW कह देते हैं। एक ये ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन NG लगेगा, और मिडिल पॉइंट से रॉड का वेट mg लगेगा। अब देखो जरा फोर्स बैलेंस करते हैं। तो जब फोर्स बैलेंस हम कर रहे हैं, फोर्स बैलेंस अगर हम कर रहे हैं तो NG बराबर mg, NG डाउन, NG अपवर्ड है, mg, और ये NW का क्या करें? तो NW शुड बी 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर ये रॉड बैलेंस है तो NW नहीं लगना चाहिए, NW 0 होना चाहिए। लेकिन अगर NW 0 होगा तो ये रॉड इस सरफेस को छोड़ देगी। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, तो टॉर्क मान लो mg के अबाउट ले लो, तो NW इसको घुमाएगा ऐसे और mg घुमाएगा ऐसे। तो NW और NG हमारे पास दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक 0 है तो फिर ये NW 0 है तो NG घुमा देगा, है ना। तो मतलब ऐसे बैलेंस नहीं रह सकती है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जब कोई लैडर पे चढ़ता है तो इधर से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा देते हैं, और कोई नहीं रहता है तो यहाँ पे ऐसे मान लो फोर्स F लगा दिया। तो तुमसे यही वाला फोर्स F पूछेंगे कि बताओ F की क्या वैल्यू है कि अगर ये बैलेंस है। तो अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, NG बराबर mg हो जाएगा और NW बराबर F हो जाएगा। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लो ये A है, ये B है, ये G है,
किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। तो मैं तुम्हें बताऊं कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, लेकिन उस पॉइंट के अबाउट अगर लोगे जिससे ज्यादा फोर्सेस जाते हो तो तुम्हारी कम मेहनत पड़ेगी। तो तुम टॉर्क ये जो नीचे वाला पॉइंट है बी के अबाउट ले लो यहाँ पे। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट बी, तो बी के अबाउट अगर टॉर्क लेते हैं तो एफ और एनजी का टॉर्क नहीं होगा, और ये जो mg फोर्स है ये रॉड को ऐसे घुमाएगा, NW ऐसे घुमाएगा, दोनों एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो mg का टॉर्क, और mg का टॉर्क निकालने के लिए इस mg को बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये L/2 है, तो ये L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा इज इक्वल टू NG, नहीं इज इक्वल टू NW, और NW को बढ़ाया परपेंडिकुलर डाला, तो ये इसकी लंबाई के बराबर है, तो ये L sin थीटा, NW इंटू L sin थीटा। तो यस, L से L कट गया और हमारे पास आ गया NW इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cot थीटा, ये 2 cot थीटा आ गया। तो NW बराबर F है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा mg अपॉन 2 cot थीटा, और ग्राउंड तो mg के बराबर है ही है, तो हमें इतना फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप की कैलकुलेशन थी, और सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर हो रहे हैं। नेट फोर्स को जीरो करो और किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं जो आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो ये मान लीजिए मेरे पास वॉल है, और ये मान लीजिए ग्राउंड है, और ये मेरे पास लैडर है। लैडर का मास सपोज कर लीजिए हम लोग m ले लेते हैं, लेंथ L ले लेते हैं, यूनिफॉर्म रखते हैं, और ये ग्राउंड को कह देते हैं वॉल इज स्मूथ, वॉल इज स्मूथ बट ग्राउंड इज रफ। तो जब इसको रखेंगे फिसलने की टेंडेंसी होगी, तो इधर मेरे पास NW लगेगा, इधर मेरे पास NG लगेगा, और यहां पर मेरे पास mg लगेगा, और यहां पर ग्राउंड एक फ्रिक्शन लगा देगा। मतलब अगर ग्राउंड के पास थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन ये काम कर देगा हमारा, हमें हाथ से धक्का लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा ये निकालना है। तो कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही चुके थे, कैलकुलेशन थोड़ी ना बदल जाएगा, वही था, F की जगह फ्रिक्शन आ गया है। तो पिछली बार फोर्स कितना आया था, mg अपॉन 2 cot थीटा, तो मुझे फ्रिक्शन इतना ही चाहिए, mg अपॉन 2 cot थीटा के बराबर चाहिए। वेरी गुड। लेकिन एक बात समझ लेना कि ये जो हमारे पास cot थीटा है, ये फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो mg अपॉन 2 cot थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mg अपॉन 2 tan थीटा, इसको ऊपर लिख लिया tan थीटा। एक मिनट, मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है शायद, हाँ गड़बड़ हुई है, यहीं पे गड़बड़ हो गई थी, गड़बड़ यहीं हो गई थी।
एन डब्ल्यू बराबर एम जी बाई 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा आया था। यस, तो एफ की वैल्यू एम जी कॉट थीटा बाई 2 आई थी, राइट। ये तो यहां पे भी फिर हो गया। ये टेन थीटा नीचे आ गया, कॉट थीटा ऊपर था तो नीचे टेन थीटा आ गया। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टेन थीटा भी बढ़ेगा, और टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होगी। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें कम चाहिए होगी। तो यानी अगर हम लैडर को ऐसे रखें और लैडर को ऐसे रखें तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अगर F1 चाहिए और यहाँ पे F2 चाहिए तो F1 की वैल्यू F2 से कम होगी। तो जितना ज्यादा ये दूर करते जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा। लेकिन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है म्यू एस एन जी। याद करो फ्रिक्शन का चैप्टर। तो म्यू एस एम जी, एन एस एम जी बराबर एम जी था। इससे ज्यादा फ्रिक्शन हो नहीं सकता है। तो मेरे पास एम जी अपॉन 2 टेन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एम जी चाहिए। तो एम जी से एम जी कट जाएगा तो म्यू एस की वैल्यू दी हुई है, तो टेन थीटा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए म्यू एस बाई 2 से। इसका मतलब ये है कि अगर आप जितना ज्यादा ऐसे दूर रखोगे तो थीटा कम होता जा रहा है। तो आप इस तरीके से रखो कि ये वाला एंगल कम से कम थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस बाई 2 से ज्यादा हो। इससे कम पर रखोगे यानी ज्यादा इसको दूर रख दोगे तो ये फिसल जाएगी। घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक कोई भी रॉड ले लो, एक दीवार के सहारे टकरा दो और देखो एंगल नीचे वाला बढ़ाते जाओ। मतलब पहले ऐसे रखो, फिर ऐसे करो, कुछ समय तक तो टिकी रहेगी क्योंकि थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन होता ही है। फिर एक ज्यादा बहुत दूर कर दोगे, थीटा एक वैल्यू से कम हो जाएगा तो ये फिसल जाएगा। प्रैक्टिकल में यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्रिक्शन होता है तो थोड़ा सा और ज्यादा तक रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। दोनों जगह फ्रिक्शन नीट में लेते नहीं है, क्योंकि अगर दोनों जगह फ्रिक्शन ले लेंगे तो फिर आपका मामला जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, है ना। फिर ये कठिन क्वेश्चंस हो जाएगा। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमें एक बच्चे ने भेजा है जो इसी साल नीट के पेपर में आया था। तो मैं सोच ही रहा था कि इसको भी करा दूं, और अच्छा हुआ उसने भेज दिया। तो एक यूनिफॉर्म रॉड है 200 सेंटीमीटर की, और उसका मास 500 ग्राम है, और बैलेंस ऑन दी वेट प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क्स। तो ये मेरे पास एक रॉड थी और इस पे मार्क्स बने हुए हैं। ये 0 है, इधर 2 है, इधर तो नहीं लिखा है। यहां से एक 40 सेंटीमीटर पर एक फलक्रम रखा है, कोई प्लैंक टाइप का, इसके ऊपर रॉड को रख दिया गया है। और 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक 2 केजी का वेट लटका दिया गया है ये। और इधर से 160 सेंटीमीटर पे एक मास और लटका दिया गया है, ये mkg का है। तो यूनिफॉर्म रॉड की लेंथ 200 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे 200 सेंटीमीटर होगा, और मास इसका 500 ग्राम है। तो मास इज 500
नहीं, मास 500 ग्राम नहीं है, मास ऑफ 2 kg है। नहीं नहीं, मास 500 ग्राम है, ठीक है, मास 500 ग्राम है। And a mass of 2 kg suspended from the rod as 20 centimeter, and another unknown mass m is suspended from 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium, g is equal to 10. तो ठीक है, यहाँ पे इधर से mg लगेगा, इधर से 2g लगेगा, और एक बेटा और लगेगा, ये 40 सेंटीमीटर है। एक जो भूल जाते हैं बच्चे कि इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो कहीं 100 सेंटीमीटर होगा, वहां से रॉड का मास भी लगेगा। ये 500 ग्राम है, तो ये 0.5g हो जाएगा, ये mg हो जाएगा। दैट्स ऑल, इसको ना भूलना बस। जब ये क्वेश्चन आया था तो ज्यादातर बच्चे यही भूल रहे थे, रॉड का मास लटकाया नहीं, खाली लैंग्वेज में लिख दिया है, और 500 ग्राम का मतलब होता है 500। अब तुम इसके अबाउट टॉर्क ले लो, तो ये वाला रॉड मास ऐसे घुमाएगा, ये दोनों ऐसे ऐसे घुमाएंगे, सबके टॉर्क लिखने। तो 2g इन्होंने दिया है, g बराबर 10, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2g इंटू 20 ये इज इक्वल टू 0.5g इंटू, अब ये 100 सेंटीमीटर पे लटकेगा क्योंकि लेंथ इसकी 200 है, तो 100 पे लटका हुआ है मास और 40 पे बैलेंस है, 40 इसके अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो डिस्टेंस हुई 60, और प्लस mg, और ये 160 पे लटका हुआ है, तो 160 में से 40 गया, ये 160 में से ये 40 गया, तो ये 120 बचा। बस अब खत्म, क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएगा। जी से जी काट दिया गया, और 20 से भी काट दो, ये 20 एकम 20, 20 तिहाई 60, और ये 10 हो गया, तो आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 इंटू 0.5 यानी 1.5 प्लस 10m। तो m बराबर कितना हो गया, 2 माइनस 1.5 अपॉन 10, तो 0.5 अपॉन 10 kg, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सर वो 10 नहीं होगा सर, 6 होगा। सर जब यूनिफॉर्म रॉड रहेगा तो उसके को सेंटर पे मानेंगे हमेशा। हाँ बेटा, सेंटर ऑफ मास में क्या बताया था, यूनिफॉर्म रॉड होता है तो उसका मास L/2 पे लगता है ना। यस सर। हाँ, तो 2g इंटू 20, ठीक है, और 0.5g इंटू 60 प्लस mg, 160 में से 40 गया 120। ओहो, ये गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी, ये गड़बड़ हो गया है ना, 20 से काट रहे थे, तो ये 6 होगा, है ना, तो ये 6 होगा, राइट, तो ये 6m आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर सॉरी 10 बाई 6, 0.5 बाई 6 यानी 1/12 kg का मास यहाँ से सस्पेंड करना पड़ेगा। 1/12 kg को आप ग्राम में भी बदल सकते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। इसमें 1/12 kg ही दिया हुआ है ना, 1/12 में दिया है, तो मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये नीट में आया था, मुझे मालूम है। चलिए, तो वेरी गुड, ये टॉर्क के बैलेंस वाले थे।
और अगर टॉर्क नहीं बैलेंस होता है तो बॉडी घूमने लगती है। तो उसका तो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ही था। तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा सा इसका। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। ये मान लीजिए मैंने रॉड ली, और यहां पर हमने क्या किया कि ये जैसे वो लोग नहीं होते हैं कि सपोर्ट 2 दे दिए हमने। इस पूरी रॉड की लंबाई, चलो इसकी हम भी 200 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ये 200 सेंटीमीटर रॉड मान लिया, और इसका वेट हम 2 मीटर लंबी रॉड है, इसका वेट मान लीजिए हैवी है 10 kg है। और यहाँ पर ये 2 सपोर्ट दे दिए। एक यहां से ये 20 सेंटीमीटर पर सपोर्ट दिया, यहाँ 0 था। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सपोर्ट दिया, और एक सपोर्ट इधर दे दिया यहां से 40 सेंटीमीटर पे। तो इधर से 40 है तो इधर से 160 हुआ। ठीक है, एक सपोर्ट ये दे दिया। इस रॉड का मास 10 kg बीच से लगेगा, तो ये हमारे पास 10G लग रहा है। ओके, इसके बाद क्या किया गया कि ये जो सपोर्ट है हटा दिया गया। तो इस क्वेश्चन के दरअसल 2 पार्ट है। पहला वाला तो सिंपल है, फाइंड द सपोर्ट्स रिएक्शन। फाइंड सपोर्ट्स रिएक्शन। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ का रिएक्शन N1 है और यहाँ का रिएक्शन N2 है, और ये दोनों हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सेकंड इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है। नाउ सपोर्ट 2 इज रिमूव्ड। सपोर्ट 2 इज रिमूव्ड, इसको हमने हटा लिया। देन फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ऑफ सपोर्ट 1। तो उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पहले ये पहला वाला काम करो, N1 और N2 दोनों निकाल के बताओ। ये
देखो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, n1 plus n2 is equal to 10g. Now take reaction about moment about any point. तो मैंने बताया था अगर 10g के अबाउट भी ले सकते हैं, n2 के अबाउट भी ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल से इसके अबाउट लेना सही रहेगा, क्योंकि तब वो सीधे n1 निकल आएगा। तो अगर इसके अबाउट अगर हम लेते हैं मोमेंट्स, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट जी है, तो टेकिंग टॉर्क अबाउट बी, तो ये वाला घुमाएगा तुम्हें ऐसे, और ये तो घुमाएगा नहीं n2, और ये है ऐसे घुमाएगा इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज वाला 10g, एंटी क्लॉकवाइज वाला 10g का होगा, तो 10g इंटू 40, ये 160 है, ये 100 है, 100 होगा, ये 200 इसकी लेंथ लिखी है, वो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, ये 160 है, तो ये 60 हुआ। 10g इंटू 60 इज इक्वल टू n1, और ये 20 है, ये 160 है, दैट इज 140। तो हमारे पास निकल आया सपोर्ट रिएक्शन n1 इज इक्वल टू 10g इंटू 60 अपॉन 140। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो ये 1 0 0 काट दो, तो 60/14g, और सिमिलरली n2 भी निकल आएगा, इसको माइनस कर दीजिए, 10g में से 60/14g को माइनस कर दीजिए, तो 140 माइनस 60, तो 80/14g आ गया। तो फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी। अब सेकंड पार्ट में क्या हुआ कि ये रॉड को दोबारा बना लेते हैं, एंड ओनली n1 इज देयर, n2 तो हट गया, ये सपोर्ट चला गया, लेकिन बाकी थोड़ी चले गए, n1 रह गया, और ये 10g भी रह गया यहाँ पे, जो 100 पे लग रहा है, ये 20 पे है। तो अब ये रॉड क्या करेगा बेटा, यहाँ तो सपोर्ट है, तो ये चला गया, तो ये इसके अबाउट क्या करेगा ना, घूमने लगेगा। नाउ रॉड विल रोटेट अबाउट ए, नाउ रॉड विल रोटेट अबाउट ए। तो जब इसके अबाउट ये घूमने लगेगा, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि अब टॉर्क तुम इसी के अबाउट ले सकते हो, और किसी के अबाउट नहीं ले सकते हो। तो टॉर्क इसके अबाउट लो, तो टॉर्क लोगे तो दैट इज 10g, और मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस, ये 80 है, इंटू 80 बराबर I अल्फा। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पॉइंट के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे निकालोगे, I अल्फा करके निकालोगे। तो यहाँ इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसका जो सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट शिफ्ट कर लो, तो मास है 10 kg था, लेंथ है 200 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर, 2²/12, और प्लस m, और ये वाली डिस्टेंस 80 है, तो 0.8 का स्क्वायर, ये I हो गया,
और साथ में अल्फा भी आएगा। तो अब तुम्हारा ये अल्फा निकल करके आ जाएगा, और जब ये अल्फा आ जाएगा तो जैसा मैंने कल बताया था, अब ये तो रोटेट कर रहा है, तो इसके पास जो नीचे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो AT बराबर आर अल्फा से कर देंगे। तो अल्फा यहां से निकलेगा, तो ये 4/3, ये 10/3 बना, इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये 0.8 का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 8/100, 8.8, 8/10, 8/10, तो 64/10, तो ये 6.4 हो गया। तो 3 चौको 12, 3 छक 18, 1 19, तो 29.2/3, या इसी में यार 3.3 जोड़ दो, तो 9.7 आ गया करीब। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अच्छा ये सेंटीमीटर में ही है, अब तो सब मीटर में लो, तो ये भी 0.8 लो, तो 0.80, तो इसको छोड़ दिया, तो 0.8 इंटू 10 8 हो गया, 0.8 इंटू 10 8, तो 80/19.2 ये अल्फा आ गया। तो इसका इधर वाला एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का आ गया कितना, दिस AR अल्फा, और R कितना है, ये वाली दूरी, ये 0.8 है, तो 0.8 इंटू 80/9.2, तो ये मेरे पास आ गया है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। और अब इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा देंगे, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर है, तो 10G माइनस N1 बराबर 10 इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तब ये N1 कैलकुलेट होकर के आएगा। तो दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन, और ये टॉर्क वाले क्वेश्चन थे। हमने टॉर्क से अल्फा निकलने वाले बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे। अब इसमें हम लोग करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों का हम इंट्रोडक्शन दे दें। मान लीजिए ये बॉडी कोई रोटेट कर रही है इस तरीके से, और इस एक्सिस के अबाउट, तो डिफरेंट पार्टिकल्स ले लो, मान लो ओमेगा से घूम रही है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है। सब लोग जानते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ये पहली चीज। इसका प्रूफ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। और दूसरी चीज है वर्क डन बाय ए टॉर्क। तो वर्क डन बाय ए टॉर्क बिल्कुल एनालॉगस है, वर्क डन बाय टॉर्क। जैसे फोर्स का हमारे पास वर्क डन होता है F.ds, F.ds इज द dw, तो dw बाई फोर्स, तो ये हुआ, तो dw बाई टॉर्क हो जाएगा टॉर्क डॉट डी ओमेगा, तो ये वर्क डन बाई टॉर्क होता है। और पावर ऑफ टॉर्क कितनी हो जाएगी, तो पावर ऑफ फोर्स होती है F.v, और ये डी थीटा होगा, सॉरी, टाउ डॉट डी थीटा, और ये हो जाएगा टाउ डॉट ओमेगा। ये पावर ऑफ द फोर्स होती है, लेकिन इसका काम हमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है, और ज्यादातर केसेस में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल देते हैं अगर फोर्स हमारे कंजर्वेटिव होते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज वेरी इजी, यही ज्यादातर काम में भी आती है। और ये फिक्स एक्सिस के अबाउट अगर कोई बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो ये रहता है। और फिर नेक्स्ट टर्म पर हम लोग एंगुलर मोमेंटम शुरू करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है।
यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।